आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। नेहा, शुरुआत आज बजट सत्र की हो चुकी है और आज बजट पेश होना है, महत्वपूर्ण दिन है। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जो संग्राम है वो छिड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 2024 से पहले ये बजट, ये सीधे आपको लिए चलते हैं, बजट शुरू हो चुका है। प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी। आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए, जहां उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किए गए। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग आश्चर्यचकित भी करती है। क्यों आज ये शेरवानी पीछे समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज बजट सेशन में एक नए लुक में आ रहे हैं। ये सभी आज शेरवानी पहनकर आ रहे हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो आप देखेंगे पीछे से आपको तमाम विधायक नजर आएंगे जो यहाँ पर आप देखेंगे शेरवानी में पहुंचे हुए हैं। और इन विधायकों से मैं बातचीत भी करूंगा, समझूंगा कि आखिर इसका शेरवानी पहनने का मतलब क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर, आप लोग शेरवानी में आज आए हैं, क्या मतलब है? बस एक अच्छा लग रहा है और सभी हमारे हाईकमान सोचा हो एक नयापन है, जैसे आज क्या मैसेज दिया गया था आप लोग का? आप लोग आज बस आज हम पोशाक में आए हैं, कभी सदरी से आ गए, कभी पोशाक ये पहन के अभी तक नहीं, आज बजट पर ही आप आए हैं। अच्छा लग रहा है आज। देखिए, अच्छा नहीं लग रहा? पोशाक इतनी प्यारी लग रही है, बहुत लग रही है। सर आशु मलिक जी हैं। आशु मलिक जी, आप लोग आज इस नई पोशाक में आए, कोई मतलब? नहीं, कहा है पुरानी है भाई, पुरानी है पर एक गेटअप अलग है। नहीं, गेटअप अलग है तो क्या शेरवानी पहन के आना मना है? नहीं, आज का दिन आज खबर शेरवानी नहीं है, बजट है। लग रहा है बजट में ही बताएंगे आप। नजर साहब भी आ गए हैं। सर आज विपक्ष पूरा शेरवानी में आया हुआ है। चलिए, कम से कम आज संस्कार समझ में आए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना तो कर दिया कि संस्कारी हो गए समाजवादी पार्टी के लोग। आशु मलिक जी देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरें। बजट के बाद तुम हर बार रह जाते हो, हर बार रह जाते हो। खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इसको आजम खान साहब को हमेशा वो सदन में सदरी पहन को नोटिस दिया गया है। आप अपना क्या आज हम लोग पहन के आए और बहुत पहले से पहन रहे हैं। अरे यार, बजट है आज। अंसारी जी, सपा कह रही है कि पहले ही बजट में कुछ नहीं है। देखिए, आज बजट पेश हो रहा है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के की जो ऊंचाई की उड़ान है, इसको और ऊंचा करने के लिए जो बजट माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पेश होगा, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी पेश करेंगे। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की विकास की एक नई कहानी हम लिखेंगे। और जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार प्रदेश के विकास के लिए ग्राउंड पे ठोस कदम उठाए हैं, इस बजट से हम आज ये साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास को सही मायनों में कोई सुनिश्चित कर रहा है तो योगी सरकार। देवबंद ने 4 छात्रों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी कटवाई। धन्यवाद, शुक्रिया।
ठीक है सर, थैंक यू। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल पर DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। मान्यवर, आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर कठोर परिश्रम और अनुशासन से संभव हो सका है। श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति मशाल आंधी में ही हंसती है। छालों से ही श्रृंगार पथिक्का होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं। मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया है। हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया, अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा में निरंतर कार्य किया। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस क्रम में कुछ प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा रखना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 12 से 17 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। गन्ना उत्पादकता में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ अंतः फसली खेती से कृषकों को लगभग 25% की अतिरिक्त आय हुई। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2,015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रुपए 2,040 तथा ग्रेड ए हेतु रुपए 2,060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है। प्रदेश के डाक जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महिला एवं बाल विकास, बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत
प्रति लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत वर्तमान में 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु 2023-24 के बजट में 4,032 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,82,000 से अधिक बच्चों एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जा रहा है। युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना और प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित कराया गया। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रोजगार मनरेगा योजना के तहत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में अब तक लगभग 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करते हुए 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। एमएसएमई अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग में से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार के निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति, लाइसेंस, अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 नवंबर 2023 तक 3,95,000 से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 25,64,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण के अंतर्गत अब तक 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण किया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12,50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुए युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा आयोजित कराया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,96,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 4,837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6314 सहायक अध्यापक, 1890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित कराते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फेज 3, 4 एवं फेज 5 में 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। श्रमिक कल्याण, प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया, जिनके माध्यम से 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों / शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया, जिनमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।
असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गायिका नेहा राठौड़ को यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया है, तो वहीं राजनीति भी इसको लेकर तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर पूछा है कि क्या एक लोक गायिका की आवाज से इतना डर गई है बीजेपी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। सिंगर नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नोटिस दिया है। नोटिस क्यों दिया है, क्या वजह है, हमारे साथ बात करने के लिए नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं। नेहा सिंह जी, कब ये नोटिस मिला और कब पुलिस आई थी आपके पास? जी, ये नोटिस मुझे कल रात 8 बजे मिली है और ये मामला ये हुआ है कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, कानपुर देहात में एक कांड हुआ है जिसमें बुलडोजर चला दिया जाता है उनके घर पे और माँ बेटी जिंदा जल जाती हैं। तो मैं एक लोक गायिका के रूप में जो है मैंने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कोशिश किया है। मैं लगातार लोकगीत के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछती रही हूँ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा। उससे पहले भी यूपी में इलेक्शन था, उस टाइम पे भी मैंने सवाल पूछे थे जिसका जवाब अब तक वो लोग दे नहीं पाई। क्या जवाब दे पाएंगे, अभी भी जवाब तो दे नहीं पाते, ये नोटिस दे देते हैं। तो उस चीज पे इनको बड़ा मिर्ची लग गई कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है, 2 दिन पहले जाकर के वहाँ पे मेरे ससुर जी को नोटिस थमा दिया। फिर वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी फौज एकदम से लद के, जैसे नहीं किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, और झूठ ये बोला। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि मैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। एक महिला फोन करती हैं और हिमांशु जी आप तो क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं तो आपको बड़ी जानकारी है, मुझे कुछ आपसे गाइडेंस लेनी है सर, आपसे ऐसे करके बात की। तो हिमांशु भी बड़ा कंफ्यूज हो गए कि भैया किससे नंबर मिला, कौन आपको ऐसे बोला है। तो हमको कहीं से भी नंबर मिला है, हमको बस आपसे गाइडेंस चाहिए, आप एक बार मिल लीजिए, ठीक है। फिर हिमांशु ने बोला नहीं ऐसे तो मैं नहीं आ सकता हूँ किसी से भी मिलने। फिर 15 मिनट बाद कॉल आता है कि हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, फलाना दरोगा बोल रहे हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, ये नोटिस रिसीव कर लो। तो हमने कहा कि भैया सबसे पहले तो आप अपनी विश्वसनीयता खतरे में डाल रहे हैं, मुझे क्या पता उधर आप कौन है ना। एक तो पहले आप झूठ बोल करके सारी चीजें कर रहे हैं। हमने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया भाई कि आपको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम ये बोल रहे हैं यहाँ आ जाओ, है ना। एक बड़ा ही अजीब तरीके का आपको दबाव बनाना। फिर बात हुई तो हम लोग थोड़ा सा मतलब बच रहे थे, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, डर तो जाता है आदमी कि भाई हमने क्या ऐसा किया है कि पुलिस की ऐसे। और मेरी अभी शादी को यकीन मानिए 8 महीने हुए हैं और यूपी बिहार में बहुत बड़ी बात मानी जाती है घर में इस तरह से पुलिस दरोगा का आना। मेरे ससुर जी कितने परेशान हो गए हैं कि बेटा क्या हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं पापा, आप चिंता मत करिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। ये कितने पुलिस के लोग आए होंगे? वहाँ पे भी पूरा एकदम जीप भर के गए हुए थे। यहाँ आपके पास? यहाँ पे भी 6-7 लोग आए हुए थे। अच्छा ये बताएं कि नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस में देखिए, ये तो है मेरे पास नोटिस, बड़ा ट्रिकी तरीके से सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। इसमें देख लीजिए, आप भी देख लीजिए इसमें क्या सवाल है अथवा नहीं, आप हो या नहीं, आपने गाना गाया है या नहीं टाइप। इतना दिमाग लगा करके सवाल तैयार किया गया है कि आप हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो टाइप। तो बिना वकील से बात किए मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। अच्छा, वकील से आप बात करेंगी, लेकिन आपने अभी तक जो गाने गाए, आपने कहा कि सरकार के खिलाफ आप हमेशा आवाज उठाती रही हैं, लेकिन क्या आप, ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल थॉट रखती हैं नेहा जी? नहीं देखिए, हम क्या बोलते हैं, हम वोट करते हैं आपको, आप जो है मेरी वजह से, हम सब की वजह से सत्ता में है, तो हाँ बिल्कुल आपका अपना थॉट होता है। बाकी मैं मैंने हमेशा से कहा है कि मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। लोक गायिका मैं मतलब जो आम जन की बात, आम जन के गीत गाती हूँ, आम जन की समस्याओं के गीत गाती हूँ। लेकिन उस समस्या में आप, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर सरकार को ही टारगेट करती हैं? उत्तर प्रदेश, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में अभी किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है। सवाल मैं किससे पूछूंगी? सपा से पूछूंगी? नहीं ना, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा। अब आपको लग जाती है मिर्ची तो मैं क्या करूं? तो अभी आप अब अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम सर, बिना वकील से बात किए मैं कुछ भी नहीं उठाने वाली हूं। तो अब इसके बारे में हमने अपने वकील से बात किया भी है, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं बताऊं आप वैसे करें। तो अगला कदम, नोटिस का जवाब कब तक देने का कोई वक्त दिया गया है? आपको पेश होने के लिए कहा गया? हाँ, 3 दिन बाद अगर मैं नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई होगी।
दिखाइए आप जरा वो नोटिस एक बार फिर देखिए। और उत्तर प्रदेश की सक्रियता की तो दाद, उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता की दाद देनी पड़ेगी। और कोई मामले में ये इतना सक्रिय हो या ना हो, इस मामले में तो बड़ी सक्रिय हो गई है। ये कहना है पुलिस का कि मतलब इससे माहौल खराब हो सकता है। जी, यूपी में काबा सीजन 2 जो मैंने गाना गाया है, जिसमें माँ बेटी के दर्द को बयां करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से क्या बोलते हैं प्रशासन की बर्बरता और ये सारी चीजों को दिखाने की कोशिश की है, तो उनको लगता है कि मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया है। तो नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से अब तक गाती रही वो आगे भी गाती रही। एग्जैक्टली, मैं नहीं रुकी हूँ। यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था, उस टाइम एकदम इनके बड़े बड़े सांसद विधायक एकदम भेड़ बकरियों की तरह चले आए थे। यूपी में ई बा, यूपी में तो हर भतार बा, फलाना ढिमकाना करके। मैं तब नहीं रुकी थी, मैं अब रुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ। तो आप ये देखिए, नेहा सिंह राठौर जिनको नोटिस मिला, उनका कहना है कि उनके पास 3 दिन का वक्त दिया गया है नोटिस में। आगे वो अपने वकील से बात करेंगी और उसके बाद ही उस नोटिस का जवाब देंगी। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक फोटो ले। तो नेहा, क्या एक तरफ तो ये बवाल, दूसरी तरफ आज एमसीडी को लेकर क्या बवाल की स्थिति बनेगी? आज एमसीडी मिलने वाला है, एमसीडी को अपना मेयर मिल जाएगा। आज एक बार फिर मेयर का चुनाव हो रहा है। तय शेड्यूल के हिसाब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि दोनों पक्ष यानी कि आप और बीजेपी को वोटों के हिसाब से कम पड़ रहे हैं वोट। अगर ये पूरा समीकरण आप देखें तो कुल वोट 274 है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 138 है। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, मनोनीत विधायक 13 हैं, मनोनीत सांसद 3 हैं, यानी कि कुल 150 वोट उनके पास है। बीजेपी के पास 105 पार्षद, 1 मनोनीत विधायक, 7 मनोनीत सांसद, कुल मिलाकर 113 वोट, यानी कि बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए दोनों के पास। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि हमने बाहर देखा बवाल की तस्वीरें थी, नोकझोंक की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। अभी फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 1.5 घंटे का समय दिया गया है और जो रास्ता है जिससे सब ऊपर जा रहे हैं, वहां पर काफी भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये जो आपको स्टेयर्स नजर आ रही है, एस्केलेटर नजर आ रहा है, इसी से सभी लोग ऊपर गए थे और अब प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अगले 1.5 घंटे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। मोबाइल फोन्स किसी को अलाउड नहीं है लेके जाने, पेन तक किसी को अलाउ नहीं किया गया है। और ये कहा गया था कि अगर किसी को इस रेस से अपने जो अगर नाम पीछे लेना है तो नाम पीछे ले सकते हैं। तीनों ही कैंडिडेट्स में से किसी ने नाम पीछे नहीं लिया है और प्रक्रिया अब अर्पिता यहाँ चालू हो चुकी है। और पुलिसकर्मी भी जो हैं वो काफी भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है कि अंदर से अगर किसी भी तरीके की कोई हरकत हुई तो ये सारे पुलिसकर्मी जो इस समय यहाँ नीचे खड़े हैं वो ऊपर जाके 5th फ्लोर पर यहीं से ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अर्पिता, साथ ही ऐश्वर्या, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाया जा रहे थे कि आखिरकार आज तो नाम तय ही हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऐसे हो चुका है कि मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, तमाम विरोध हुआ, जो मनोनीत वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे इसको लेकर भी कयास लगाए गए। आज क्रॉस वोटिंग के कितने आसार हैं? देखिए, चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से जितने भी लोग हैं, जो सपोर्टर्स भी हैं, वो भी काफी भारी तादाद में हैं यहाँ पे। और जो हमें रकस भी यहाँ नजर आया था, जो पिछले कुछ देर पहले यहाँ पे लोगों के बीच के ना, पुलिस सपोर्टर्स और पुलिस के बीच में जो यहाँ बहस हुई थी, वो भी इसीलिए हुई थी क्योंकि कई सारे सपोर्टर्स अंदर जाना चाह रहे थे। देखिए, थोड़ा सा आपको अंदर की एक तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए, हमें यहाँ पे जो मॉनिटर है उसमें नजर आ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है अभी तक। यानी कि पिछले 10 मिनट में जो वोटिंग चालू हुई है, सब कुछ शांतिपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि हर कोई इस समय एकदम तैनात खड़ा है और अगले 1.5 घंटे हर किसी की निगाहें अंदर दिल्ली संसद में क्या चल रहा है उसी पे टिकी रहेंगी। नेहा, तो फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में मेयर चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, हंगामा भी हमने 6 जनवरी, 24 जनवरी, 7 फरवरी और आज भी देखा। जरा ये बताइए ऐश्वर्या, जब यहाँ पर जो पार्षद है वो पहुंच रहे थे, उनकी नाराजगी थी किसी बात को लेकर, वो नाराजगी किस बात को लेकर थी? अब क्या कोई नाराजगी बची नहीं है? पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है?
बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अर्पिता, जो नाराजगी थी वो ये थी कि जो सपोर्टर्स थे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का कहना था कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हमें ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ऊपर जाने की अनुमति दे दी गई है। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर क्यों नहीं देने दिया गया है? और वो जो लड़ाई थी वो इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर लड़ी गई थी, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन्होंने बिना पास के कार्यकर्ताओं को ऊपर जाने से रोक दिया था और उनका कहना था कि जब तक कि पास नहीं होगा आपको तब तक नहीं आने देंगे। देखिए, आतिशी मार्लिना इस समय अगर आपको नजर आए यहाँ के, तो अपना मतदान कर रही हैं। आतिशी मार्लिना कुछ ही समय पहले ऊपर गई थी, मुस्कुराती हुई वापस आई हैं और अब अपनी सीट पर आकर आतिशी मार्लिना बैठ चुकी हैं। तो आम आदमी पार्टी इस समय कॉन्फिडेंट है कि मेयर उन्हीं का बनेगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग इस समय एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है जो दोनों पार्टियां बहुत बड़ी नजर आ रही है। ऐश्वर्या, पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, आपने पहले भी ये कहा था कि क्यों नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया जाता है, क्यों नहीं इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाता है। बाहर तो स्क्रीन लगी है ना, बिना पास के तो आप एंट्री ले नहीं पाएंगे। अब क्या ये इशू सॉल्व हो गया है या फिर नहीं? देखिए, वो एक विवाद था क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कुछ नेता भी नीचे मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि जो विधायक हैं एक भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन हम आपको लाइव तस्वीरें नेहा इस वक्त दिखाएंगे सदन के भीतर की। ये आप देखिए, इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक इस वक्त कार्रवाई चल रही है सदन के भीतर। और सबसे शुरू में जो पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर कार्य सूची के जो पर्चे हैं उसको रिसीव किया और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पीठासीन अधिकारी पहुंची हैं उसके बाद अब वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तो अहम बातें हम वोटिंग की आपको बता देते हैं, जो निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया है कि जब वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे सदस्य तो उन्हें पेन और मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति बूथ में नहीं होगी। सामने आप देखिए, आपको पिंक बूथ जो है वो नजर आ जाएगा। ये पिंक बूथ और व्हाइट बूथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं जिसके भीतर जाकर वोट डाले जा रहे हैं। शुरुआत में जो सांसद हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। और सबसे पहला वोट भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने डाला है। और यहाँ पे करीब 1.5 घंटे तक नेहा ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि पीठासीन अधिकारी ने बताया कि मेयर के चुनाव के लिए 1.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। और उन्होंने शुरुआत में ये भी कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, शांति की अपील की। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से अब मेयर चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है, फाइनली आखिरकार आज दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। नेहा। बिल्कुल पंकज, जरा ये भी जल्दी से समझाइए, ये जो आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े किस तरफ अभी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा तो है ही। और ये खतरा हम देख रहे हैं जब से, क्योंकि पिछले 3 बार जब नहीं ये कार्रवाई हो पाई। मेयर, आप रोक रहे हो, आपको कोई कुछ बोल रहा है? Delhi will get its hopefully Delhi will get its mayor, deputy mayor and all other office bearers so that the municipality can work in order. तो मीनाक्षी लेखी जो कि कह रही हैं कि उम्मीद है कि आज मेयर चुन लिया जाएगा ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन पंकज, सवाल तो अभी वही है कि क्रॉस वोटिंग, ये खतरा तो बना ही हुआ है और ये दोनों ही तरफ से है। बीजेपी के मन में भी वो डर है और आम आदमी पार्टी के मन में भी वो डर है। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं अभी दूर से? देखिए, वोट डालने के बाद जब उसका असर रिजल्ट पे ना हो तो बिल्कुल चिंता दोनों दलों के लिए बरकरार होती है। और चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 2 महीने में कई आरोप लगाए हैं कि उनके पार्षदों पर नजर डाली गई। सबसे पहला जो मेयर चुनाव था वो 6 जनवरी को तय किया गया था, उसके बाद 24 जनवरी की तारीख आई, फिर हमने देखा 6 फरवरी की तारीख आई और आज 22 फरवरी है जब चौथी बार मेयर के चुनाव के लिए कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे किस तरीके से अब विधायकों को बुलाया गया है वोट डालने के लिए। और जो आप गणित की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद सदन में मौजूद हैं। एक जो पार्षद है वो निर्दलीय है जिसने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के 13 विधायक सदन के भीतर मौजूद हैं जो वोट करना शुरू कर चुके हैं और साथ ही 3 सांसद जो वोट कर चुके हैं, उनमें संजय सिंह है, एनडी गुप्ता है और सुशील गुप्ता है। तो ये टोटल जो आंकड़ा हो गया नेहा, ये जो
आंकड़ा है ये 151 का है। तो आम आदमी पार्टी 151 पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 105 यहाँ पे पार्षद हैं, 7 सांसद हैं बीजेपी के जो कि लोकसभा में हैं और 1 विधायक सदन के भीतर मौजूद हैं और ये टोटल आंकड़ा होता है 113 का। तो अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझना चाहें तो मेयर चुनाव में जब वोटिंग होगी तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मेयर किसका बनेगा और वो है आम आदमी पार्टी का, जो कि डॉक्टर शैली ओबराय हैं उम्मीदवार। बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो यहाँ पे स्पष्ट निर्देश भी दिए गए कि अगर कोई इस चुनाव से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो अभी भी आपके पास वक्त है, बता दीजिए। हालांकि यहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई और उसके बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है वो साफ है, आंकड़ा जो है वो साफ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जोश में है। नीचे उनकी आपत्तियां, उनका हंगामा जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे कहीं ना कहीं तस्वीरें नजर आई थी। लेकिन सदन के भीतर स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी ने भी अपने पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का हंगामा नहीं करना है। साथ ही पंकज, ये मेयर का चुनाव किसी न किसी तरीके से अब नाक और साख दोनों की लड़ाई बन चुका है। लगातार इसको लेकर विवाद उठ रहा था। अगर बीजेपी आज ये मेयर पद का चुनाव जीत जाती है, यानी कि उनका ही मेयर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वन अप बीजेपी को फील होगा, क्योंकि पूरे दिल्ली में जिस तरीके से अभी तक आर पार की जंग चल रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो तमाम अन्य मामले आप पर चल रहे हो, उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक अपर हैंड लेने की कोशिश करेगी। देखिए, और एमसीडी मेयर चुनाव के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात हो गई नेहा, जो आप कह रही हैं कि अगर यहाँ पे कोई फेरबदल होता है तो, और जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है और किसने नहीं की है। और ऐसी स्थिति में अभी जब वोटिंग शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों दलों को ये उम्मीद है कि उनके पक्ष में ही वोट किए जा रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, तस्वीर देखिए, जो बीच वाली आप रॉ देख रही हैं, जो तालियां बजा रहे हैं तमाम पार्षद, ये सभी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। और जो सीधे हाथ में है और सबसे उस तरफ जो आपको कतार दिख रही है जहां पे बीजेपी के पार्षद बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो 10:30 बजे ही पहुंच गए, यहाँ पे आकर बैठ गए। उन्हें लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो निर्देश दे रहे थे, समझा रहे थे। फिर यहाँ कार्यसूची बांटी गई और उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि जो पीठासीन अधिकारी हैं और उनके साथ जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं वो सदन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सामने आप देखिए लाल कुर्ते में आपको नजर आएंगे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, वो वोट डालकर यहाँ से निकले हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पे अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वोटिंग के बाद रिजल्ट का आना। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, धक धक तो जरूर कर रहा होगा। लेकिन एक असर जो यहाँ पे दिख रहा है तस्वीरों में वो ये है कि शांति है, किसी ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। जब पीठासीन अधिकारी ने ये कहा नेहा कि मोबाइल फोन वोट करने से पहले बाहर रख दिए जाएं, पेन को भी बाहर रख दिए जाएं, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने इस बात का समर्थन किया और सभी ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। तो आज सदन के भीतर जो है काफी शांति तो नजर आ रही है, आराम से वोटिंग हो रही है और देखना होगा कि जब ये वोटिंग खत्म होती है और रिजल्ट सामने आता है तो किस तरह की स्थिति सदन में बनती है।